नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे पास 10 क्वेश्चन का टारगेट है और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेज़बानी की है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आएगा ए, ऑप्शन ए। भारत ने जो है इस विरासत समिति सत्र की मेज़बानी की है। अब बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को में आप जैसा कि जानते हैं कि यूनेस्को जो है वो यूएनओ के तहत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ये दुनिया में एजुकेशनल और कल्चरल चीज़ों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और इसके मुख्यालय संबंधी अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया है। तो अगर पेपर में आता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय जो है समिति या ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है या उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में उस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में टाटा ग्रुप्स ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी इन्फोसिस और ऑप्शन डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटेल के साथ जो है टाटा ग्रुप्स ने समझौता किया है। अब सेमीकंडक्टर्स के साथ आपको दो चीज़ें याद रख सकते हैं आप। एक पहली कि भारत में पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है, यानी कि भारत में जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो किस राज्य में लगाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। दूसरा प्रश्न है कि भारत में पहला सेमीकंडक्टर 3D पैकेजिंग का जी प्लांट लगाया गया है। 3D पैकेजिंग का जो प्लांट लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, तो वो लगाया गया है आपका उड़ीसा में। ये दो चीज़ें आप सेमीकंडक्टर को लेके याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे इंटेल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया में सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राहुल मित्तल, ऑप्शन बी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ऑप्शन सी आयान श्रीवास्तव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड चेस जो प्लेयर हैं वो बने हैं ऑप्शन बी, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा को सबसे कम उम्र में ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी घोषित किया गया है। अब इसमें अगर हम पहली लाइन पर ध्यान दें कि सबसे कम उम्र के, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप चेस से याद रख सकते हैं कि दुनिया में सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन कौन बने हैं, तो उनका नाम है डी गुकेश, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में चेस वर्ल्ड कप जीता था और जो है सबसे कम उम्र में एक खिताब जो है हासिल किया था। उन्होंने चीन के डिंग लेरेन को पराजित किया था। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार पराजित होने वाले को भी पूछा जाता है कि चीन के डिंग लेरेन को जो है उन्होंने पराजित किया था और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2024 में एक खिताब हासिल किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बॉम्बे है कि सबसे कम उम्र के आधिकारिक शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो आंसर सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है, यानी वॉर मेमोरियल स्थापित किया है। आपके पास ऑप्शन है ए लेह, ऑप्शन बी गलवान, ऑप्शन सी कारगिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी गलवान। आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा गलवान घाटी का, और इस चर्चा का विषय हुआ था कोविड-19 के दौरान 2020 में, जब हमारी चाइना को लेकर जो है बॉर्डर लाइन पे चाइना से और हमारी भारत को कुछ जगहों को लेकर झड़प हुई थी और इसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए थे। गलवान घाटी में घटना हुई थी जिसमें हमारे कर्नल थे संतोष बाबू, बिहार रेजिमेंट के, वो इसमें शहीद हुए थे और आप सब ने इस घटना के बारे में सुना होगा। उसी घटना, जब वो घटना हो गई तो उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं सैनिकों के सम्मान में हमारी इंडियन आर्मी ने और भारत सरकार ने मिलकर ये युद्ध स्मारक बनाया है गलवान में, जो कि लद्दाख में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल है इस समय। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल है,
उसी प्रकार दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या बैटल फील्ड कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र या बैटल फील्ड है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। 18,000 फीट की जो है उसकी हाइट है, और 18,000 फीट की हाइट पे सबसे ऊंचा बैटल फील्ड जो है वो कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका जो आंसर है वो है गलवान। सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक विश्व का गलवान है, और सबसे ऊंचा जो बैटल फील्ड है वो कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल कर दिया है। अब रही मतदाता सूची की बात, तो आप एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि मतदाता सूची को बनाना, ठीक है, मतदाता सूची में किसी नाम को जोड़ना या किसी नाम को जो है हटाना, ये पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। इसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से किसका आपका जो है काम होता है इसमें? निर्वाचन आयोग का। तो भारत में पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? अगर आपने हाल फिलहाल में, अगर आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपने जो है इसमें से जो आपके नाम हैं आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अनंत अंबानी, तो इसमें से आपने अनंत अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जो हैं वो आजकल एक हैबिटेट सेंटर जो बना है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु रिहैबिटेट सेंटर और केयर सेंटर बना है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी वहाँ पे बन के तैयार किया गया है। उसका नाम है बंतारा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ये जामनगर गुजरात में स्थित है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है एनिमल केयर टेकर हाउस और नेचुरल हैबिटेट बन के तैयार हुआ है, और इसके संचालक जो है अनंत अंबानी ही हैं। इसलिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो इसका आंसर होगा सी, अनंत अंबानी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड लॉन्च की है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अभया ब्रिगेड लॉन्च की है, तो आपके पास ऑप्शन थे, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अब बिहार की बात आई है, तो अभी वर्तमान में जो है नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था, और नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी जो है वो अब बिहार के सीएम हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी याद रखनी है कि नीतीश कुमार भारत में सबसे ज़्यादा बार जो है वो सीएम की शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। 10वीं बार उन्होंने बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, कि अभया ब्रिगेड महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसने शुरू की थी? तो आंसर आएगा बिहार ने शुरू की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा आपका जो है 3 ही पदक होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें आंसर है आपका बॉम्बे कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल जो है हमारी हॉकी पुरुष जूनियर टीम ने 2025 में जीता है। FIH की बात की जाए तो FIH जो है फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो सैयद इकराम हैं। ठीक है, कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष? सैयद इकराम है। और इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हॉकी विश्व कप है, सीनियर जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, उसका आयोजन 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बेल्जियम और नीदरलैंड में। ठीक है, तो इसके बाद आपका इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे कांस्य पदक। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपका ए नील मोहन, ऑप्शन बी अमीन बहदाद, ऑप्शन सी भविष्य अग्रवाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है बॉम्बे। अमीन बहदाद को गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है।
नील मोहन जी, उसमें ए ऑप्शन में जो नील मोहन का नाम लिखा है, ये वर्तमान में जो है यूट्यूब के कौन हैं, CEO हैं। आप याद रख सकते हैं कि यूट्यूब की पेरेंट्स कंपनी भी गूगल ही है, और यूट्यूब 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था, और वर्तमान में यूट्यूब के जो CEO हैं वो हैं नील मोहन। तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो है बॉम्बे अमीन बहदाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमनवेल्थ और ये सारे जो देश आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं। अब पहले इसका आंसर जानने से पहले एक बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिन लोगों को कॉमनवेल्थ, या इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल, अगर इसका मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कई जगहों पे इस्तेमाल होगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल जो है एक संगठन है, और ये ऐसे देशों का संगठन है जो ब्रिटिश साम्राज्य के कभी ना कभी अधीन रहे हैं, यानी कि कभी ना कभी वो ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम रहे हैं। ऐसे देशों का एक संगठन जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल। तो जैसे आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वही देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के कभी ना कभी क्या हैं, अधीन रहे हों। तो इसका मतलब ही वही है कि खो खो चैंपियनशिप हो तो रही है, लेकिन एक कॉमनवेल्थ कंट्रियों की है। अब चूंकि कॉमनवेल्थ कंट्रियों की है तो इसमें सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब अगर आप देखें तो नेपाल कभी भी ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा, तो इसका आंसर नेपाल तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब बचा है श्रीलंका और भारत, तो इसका जो आंसर है वो है सी, भारत। कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा इस वर्ष की, तो इसका आंसर है आपका सी, भारत करेगा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन अपना पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सेशंस जो डेली रोज़ाना बेसिस पे हम करा रहे हैं तो ये आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो इस सेशन को अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करिए। अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर छोड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे, दिन में 24 घंटों में अगर आप अपने लिए आधे घंटे 1 घंटे भी लगातार पढ़ते हैं, याद रखिए कंटिन्यू स्टडी करनी है, रुक रुक के नहीं करनी है, तो आप ज़रूर एक न एक दिन अपने लक्ष्य जो है हासिल कर सकते हैं। इसी बात के साथ आपका एक करंट अफेयर्स का सेशन ख़त्म होता है आज का। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।